नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमए फाइनल इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हम अध्ययन कर रहे थे, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत, और इन सिद्धांतों के अंतर्गत हमने जो पहला सिद्धांत का अध्ययन किया था, टकसाल सिद्धांत या टंकण मूल्य समता सिद्धांत। और मैं बताया था आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जब देशों में स्वर्णमान विद्यमान था या सोने के सिक्के चला करते थे, तो उस स्थिति में दो समान देश जहाँ समान धातु चलती थी, तो उस धातु के आधार पर, उनके वेटेज के आधार पर, कि बाहर के आधार पर वो एक्सचेंज रेट तय करते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, खास रूप से 1934 के बाद, तो ध्यान रखिए, पूरी तरीके से सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन हो गया है। ठीक है, तो इस जो आज की मुद्रा है, पत्र मुद्रा जो का प्रचलन है, देखिए इस पत्र मुद्रा में किस प्रकार से एक्सचेंज रेट तय की जाती है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसी का अध्ययन करेंगे क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत। सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैंने बताया आपको कि दो ही सिद्धांत आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, टंकण सिद्धांत, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्रय शक्ति समता सिद्धांत। ध्यान रखिए, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, इसके नाम से देते हैं क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर थ्योरी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, यानी कि जो परचेजिंग पावर है, यानी कि उस परचेजिंग पावर को समान कैसे किया जाए। कि विदेशी विनिमय दर का सिद्धांत जैसे मैंने बताया कि $1 बराबर 50 रुपये होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से परचेजिंग के आधार पर हम कैसे इसको तय करें, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों की परिवर्तनीय मुद्राओं के बीच साम्य विनिमय दर, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों की परिवर्तनीय मुद्राओं के बीच साम्य विनिमय दर उन देशों की मुद्रा इकाइयों की क्रय शक्तियों के अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। देखिए, मुद्रा इकाइयों की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर के अनुपात से निर्धारित होती है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो आपको, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कोई भी एक किताब, या मान लेते हैं चाय, ठीक है, कोई भी एक किलो चाय वो भारत में 200 रुपये की है। देखिए, 1 किलो चाय भारत में 200 रुपये की है, और वही चाय अमेरिका में $1 की है। वही चाय अमेरिका में $1 की है, तो परचेजिंग पावर इक्वल कैसे होगी? परचेजिंग पावर इक्वल होगी कि $1 बराबर 200 रुपये, क्योंकि $1 का सामान जो हम अमेरिका में खरीद पा रहे हैं, 1 किलो चाय या और कोई भी वस्तु, ध्यान रखिए, सेम वही वस्तु भारत में 200 रुपये में मिल रही है। ध्यान रखिए, अर्थात क्रय शक्ति के आधार पर, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रय शक्ति के आधार पर, परचेजिंग पावर के आधार पर हम उनकी तय करते हैं मान विदेशी विनिमय का। तो मैंने कहा कि कोई भी, जैसे चाय भारत में 200 रुपये किलो है, और वही चाय अमेरिका में $1 के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? $1 बराबर 200 रुपये दाम रखें। ठीक है, तो ये जो विनिमय दर है, यानी कि जो वस्तु भारत में 200 रुपये की है, यानी कि जो वस्तु भारत में 200 रुपये की है, वही वस्तु अमेरिका में $1 की है, यानी कि यही विनिमय दर कहलाती है क्रय शक्ति के आधार पर। यानी कि अब इसके बाद में क्या होता है, यानी कि ये तो तय हो गया हमने। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि कीमत स्तर बदलने पर, हम देखते हैं कई बार सूचकांक बदल गया, भारत में कीमत सूचकांक बदल गया, कीमत स्तर बढ़ गया, मान लीजिए भारत में अमेरिका का कीमत स्तर बढ़ गया, तो हम देखिए हम कैसे निकालेंगे। बस ये दो फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फॉर्मूला हमारा कि हम कैसे निकालेंगे, देखिए कीमत स्तर बदलने पर नई विनिमय दर जो होगी दोनों देशों के बीच कैसे तय की जाएगी, इसका फॉर्मूला है नई विनिमय दर का, R इक्वल टू विनिमय दर, यानी कि जो पुरानी विनिमय दर जिस पर हम चल रहे हैं, विनिमय दर गुणा घरेलू कीमत सूचकांक बटे विदेशी कीमत सूचकांक। घरेलू विनिमय दर, विनिमय दर बराबर जो विनिमय दर है, नई विनिमय दर याद करेंगे, घरेलू कीमत सूचकांक बटे विदेशी कीमत सूचकांक। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फिलहाल आपसे कह रहा हूँ, यानी कि यदि $1 बराबर 40 रुपये, यानी कि इससे समझिए आप, मैं ये मान रहा हूं कि $1 बराबर 40 रुपये है। ठीक है, और इसके बाद यहां तक ये हमारी क्या हो गई, यानी कि ये हमारी विनिमय दर हो गई, $1 बराबर 40 रुपये। अब यदि मान लेते हैं भारत की कीमत सूचकांक बना के, अब भारत का कीमत सूचकांक जो है, यानी कि वो 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, और अमेरिका कितना है? 200 लेता है।
तो नई कीमत दर क्या होगी, मैंने फॉर्मूला बताया था ऊपर आपको, नई कीमत इसका आधार रखेंगे हम कि विनिमय दर कितनी है 40 गुना घरेलू कीमत सूचकांक कितना हो गया हमारा 300 बटे विदेशी कीमत सूचकांक 200, तो बराबर हो गया ये हमारा 60 रुपये, 60 रुपये बराबर $1। ठीक है, कीमत सूचकांक से क्या हो गया, आर जो हमारी है ध्यान रखिए वो हमारी बदल गई, अब 60 रुपये हो गई, यानी कि अब कीमत सूचकांक क्या हो गया $1 बराबर 60 रुपये हो गया। ठीक है, और ध्यान रखिए ये जो बदलाव है, अगर ये बदलाव का अनुपात समान होता है, हम एक बताता हूँ आपको, इसको मिला देता हूँ, ध्यान रखिए ये जो बदलाव है हमारे फॉर्मूला है, इससे इंपॉर्टेंट मैं बताया आपको, इस फॉर्मूले के आधार पर जो बदलाव है यानी कीमत जो सूचकांक है प्राइस लेवल जो हमारा है वो समान अनुपात में बढ़ जाता है। हम अंतर करेंगे, मैं बताया आपको कि ये तो हम ऐसे निकालते हैं विदेशी कीमत दर, ये हमारा कीमत सूचकांक बदल जाता है, अब हम बढ़ा के दिखाएंगे या दोनों में समान वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है। समान वृद्धि मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कह दूं आर बराबर, ठीक है, हमारी विनिमय दर यही है हमारी $1 बराबर 40 रुपये, ये हमारी विनिमय दर हो गई। ठीक है, अब मैं आर बराबर निकल 40 गुना कीमत सूचकांक कैसे मान लेता हूँ, जस्ट डबल हो गया ना कि इंडिया कितना हो गया 300 से 600 हो गया, 300 था ये हो गया 600, ठीक है, और वहां का हो गया 200 का 400 हो गया, यानी कि जस्ट डबल हो जाते हैं कीमत सूचकांक, 40 गुना 600 बटे 400 10 वही 60 रुपये, 60 रुपये बराबर $1। यानी कि अगर कीमत सूचकांक जो है दोनों देशों का समान अनुपात में बदलता है, चाहे कम हो और चाहे ज्यादा हो, अगर समान अनुपात में बदलता है तो हालांकि विदेशी विनिमय दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमने एक एग्जांपल लेके समझ लिया है। ठीक है, और अब हम देखते हैं यदि ध्यान रखिए, यदि जो हमारा कीमत सूचकांक है ध्यान रखिए वो कीमत सूचकांक अमेरिका में ज्यादा तेजी से बढ़ता है, ध्यान रखिए अमेरिका में कीमत सूचकांक ज्यादा तेजी से बढ़ता है या ज्यादा वृद्धि होती है और भारत में कीमत सूचकांक में कम वृद्धि होती है, तो विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया में मैंने आप बताया 300 से 600, अब लिखते हैं 300 से इंडिया का कितना हो गया 300 से 400 हो गया और इसका 200 से हो गया 300। कीमत सूचकांक ध्यान रखिए, भारत का तो होगा 300 से 400, ठीक है, और इनका हो गया 200 से 300। ठीक है, तो किसका बढ़ा ज्यादा, अमेरिका का ज्यादा बढ़ा, तो नई जो आप हमारी एक्सचेंज रेट होगी बराबर क्या होगा 40 गुना, भारत में कितना हो गया 400 बटे अमेरिका कितना हो गया 200 से 300। ठीक है, 200 से 300 हो गया, 40 गुना 400 बटे 300 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 53.33 रुपये बराबर $1। देखिए ये हमारा नया कीमत सूचकांक आ गया, देखिए 53.33 रुपये बराबर $1। ध्यान रखिए अब इसमें क्या हो गया, रुपये ज्यादा पावरफुल हो गया, ध्यान रखिए देख लीजिए वहां $1 बराबर 60 रुपये थी, ठीक है, और यहां क्या हो गया $1 बराबर 53.33 रुपये हो गए। क्यों हो गया, क्योंकि ध्यान रखिए विदेशी कीमत सूचकांक में ज्यादा वृद्धि होने के कारण या विदेशी कीमत सूचकांक में ज्यादा बढ़ने के कारण हमारे देश की तुलना में, तो क्या हो गया कि हमारा ये जो एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे हम, यानी कि अब हमें $1 के बदले कम रुपए देने पड़ रहे हैं। क्यों कम देने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में कीमत स्तर ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं यदि इसके विपरीत हम देखते हैं कि भारत में कीमत स्तर बढ़ने से देखिए, अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया अमेरिका कीमत स्तर ज्यादा बढ़ा तो रुपये हमारा ये हो गया, यदि ध्यान रखिए भारत में कीमत स्तर बढ़ने से अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए भारत में कीमत स्तर बढ़ने से अमेरिकी डॉलर की मांग क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अमेरिका से खरीदना चाहेंगे, क्योंकि डॉलर की अमेरिका से माल खरीदना चाहेंगे, क्योंकि भारत में कीमत स्तर बढ़ने का मतलब क्या होगा
कि भारत में महंगा हो गया, ठीक है। अब $1 बराबर जो 60 रुपये था, तो क्या होगा, $1 बराबर 70 रुपये। तो इंडिया से आप परचेज करोगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो लोग क्या करेंगे कि अमेरिका से खरीदेंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका से व्यापार सस्ता पड़ जाएगा या कीमत से बढ़ने के कारण, ठीक है। तो लोग यूएसए से खरीदना चाहेंगे, इससे क्या है, डॉलर की पूर्ति कम हो जाएगी, ध्यान रखिए। जिससे क्या होगा, सिर्फ भारतीय निर्यात, ध्यान रखिए, जिससे भारतीय निर्यात जो है अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और आयात सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। और डॉलर की मांग बढ़ेगी और पूर्ति कम होगी, जिससे क्या होगा कि पूर्ति वक्र तो हमारा क्या होगा कि बाईं ओर S1 से S2, ठीक है, और मांग वक्र हमारा दाईं ओर राइट से बढ़ जाता है। और इससे क्या होगा कि जो विनिमय दर है वो बदल जाती है, ठीक है। तो विनिमय दर बदल जाएंगी। जैसे पहला ये हमारा D1 S1 था, उसके यहाँ से R1 विनिमय दर तय हो रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा है इसके बाद में क्या हो गया, D2 और S2 के द्वारा हमारी R2 विनिमय दर तय होगी, बदल जाएगी। यही हमारा क्रय शक्ति जो क्षमता सिद्धांत है, परचेजिंग पावर जो सिद्धांत है, ये कहलाता है, ठीक है। यानी किस प्रकार से हम परचेजिंग के आधार पर, क्रय शक्ति के आधार पर किस प्रकार से विनिमय दर तय करते हैं, ठीक है। ये हमारा विदेशी विनिमय का क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत है। आप इसके नेक्स्ट अध्याय में इसकी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए कि आलोचना में इसमें क्या, हमने वस्तुओं का एग्जाम्पल लिया था, तो किस कौन कौन सी इसकी आलोचनाएं हैं जो हम नेक्स्ट अध्याय में इसकी आलोचना देंगे, ठीक है। थैंक यू।